मोटिवेशनल हिंदी ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लेखक शिव खेरा द्वारा रचित अंग्रेजी पुस्तक यू कैन विन का हिंदी अनुवाद जीत आपकी। यह किताब आपको मदद करेगी यह सब करने के लिए। अच्छी सोच के 7 कदमों पर विशेषता हासिल करके खुद में आत्मविश्वास लाएं। अपनी कमजोरियों को खूबियों में बदलकर सफलता हासिल करें। सही कारण के लिए सही कदम उठाकर अपनी ख्याति को बढ़ाएं। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उन पर काबू करना सीखें। अपने आसपास के लोगों के साथ परस्पर मान सम्मान बढ़ाकर आस्था और विश्वास को बनाएं। अपनी रुकावटों को हटाकर असरदार बने। पुस्तक शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं जीत आपकी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अध्याय 1, नजरिए की अहमियत। इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिया अपनाएं। बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तब वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते। बच्चे उससे गुब्बारा खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता। एक दिन वह आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारा बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या है इस वजह से ही वह ऊपर जाता है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कीमती वह चीज है जो हमारे अंदर है और वह चीज जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है वह हमारा नजरिया है। क्या आपको कभी ताज्जुब हुआ है कि कुछ व्यक्ति, कंपनियां या देश दूसरे के मुकाबले ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं? यह कोई राज नहीं है। ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज्यादा असरदार होता है। ये लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीमती संसाधनों यानी लोगों में पूंजी लगाकर काम और को असरदार कैसे बनाया जाए, या लोग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरा यकीन है कि किसी इंसान, संस्था या देश की कामयाबी उसके लोगों की खूबियों यानी क्वालिटी पर निर्भर करती है। मैंने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के बड़े अफसरों से बात की और उनसे एक सवाल पूछा, अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी हो और एक चीज बदलनी हो जो आपको अपने काम में बेहतरी और लाभ दिलाए, तो वह क्या चीज है? इसका सबका जवाब एक जैसा था। सबने कहा कि अगर लोगों का नजरिया बेहतर हो, काम करने की ख्वाहिश से भरा हो, तो वे बिल्कुल मिलजुल कर काम करेंगे। इससे नुकसान कम होगा, वफादारी बढ़ेगी और आमतौर पर कंपनी में लगन से काम करने का एक माहौल बन जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने नजरिए में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तजुर्बे से पता चलता है कि किसी भी व्यवसाय का सबसे जरूरी और कीमती संसाधन इंसान होता है। इसकी अहमियत तो पूंजी और मशीनों से भी ज्यादा होती है, पर बदकिस्मती से यह सबसे ज्यादा व्यर्थ या बेकार चला जाता है। आदमी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा बोझ हो सकते हैं। खूबियों से भरे लोग, TQP, टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सारे बड़े प्रोग्राम के सामने एक ही चुनौती है। ये प्रोग्राम तब तक कामयाब नहीं होते जब तक इनकी सही बुनियाद न हो, और इनकी सही बुनियाद है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिए वाले होते हैं। मुझे गलत न समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरूरत है, मगर वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। एक उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा प्रोग्रामों में भागीदारों को मेहरबानी और शुक्रिया जैसे
लफ्जों का इस्तेमाल करने के साथ ही खरीदारों के सामने मुस्कुराने और हाथ मिलाने की बात सिखाई जाती है। लेकिन झूठी मुस्कान व्यक्ति का साथ कब तक देगी अगर उसके दिल में सेवा करने का जज्बा ही ना हो। और फिर लोग ऐसी झूठी मुस्कान को बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। यदि मुस्कान झूठी है तो लोग उससे चिढ़ जाते हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि असलियत का होना दिखावे से ज़्यादा जरूरी है, न कि दिखावा। इसमें कोई शक नहीं है कि मेहरबानी, शुक्रिया, मुस्कुराना वगैरह बेहद जरूरी है, मगर याद रखें कि अगर सेवा की भावना हो तो ये सब खुद ब खुद बहुत आसानी से आ जाते हैं। मशहूर फ्रेंच चिंतक ब्लेज पास्कल के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। तब पास्कल ने जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर और वजन 10,884 टन है। कुल वजन में तकरीबन 60% यानी 6,349 टन हिस्सा जमीन के अंदर है। इससे जाहिर है कि जितनी विशाल इमारत होगी उतनी ही मजबूत उसकी बुनियाद होगी। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, उसी तरह सफलता के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और वह बुनियाद है आपका नजरिया। सफलता में आपके नजरिए का हिस्सा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो उसमें 85% हिस्सेदारी उसके नजरिए की होती है और बाकी के 15% में उस व्यक्ति की स्मार्टनेस और काम की जानकारी शामिल होती है। हैरत की बात तो यह है कि पढ़ाई पर खर्च होने वाली पूरी की पूरी यानी 100% रकम इसी स्मार्टनेस पर खर्च की जाती है, जबकि सफलता में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। यह किताब सफलता के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। जिंदगी के हर हिस्से में इसका महत्व है, चाहे वह आपकी निजी जिंदगी हो या फिर आपकी व्यावसायिक जिंदगी। क्या एक अफसर अच्छे नजरिए के बगैर एक अच्छा अफसर बन सकता है? अच्छे नजरिए के बगैर क्या कोई विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है? क्या माँ बाप, गुरु, दुकानदार, मालिक और कर्मचारी अच्छे नजरिए के बिना अपने काम में अच्छे हो सकते हैं? चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है और वह है आपका नजरिया। अगर आपका नजरिया कामयाब और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो क्या आपको जिंदगी के प्रति अपने नजरिए को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपका नजरिया आपके मकसद पर किस हद तक असर डाल सकता है? हीरों से भरा खेत। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था, और संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उसे हीरों की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठी के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वह हीरों की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी नहीं हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब तक वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा, और वह उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर वहां आया। उसकी नज़र जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से 5 सबक मिलते हैं। 1. जब हमारा नज़रिया सही हो
तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरों की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। 2. दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। 3. जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। 4. जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। 5. एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला करें, समय पर चलना और करना बहुत अहमियत रखता है। डेविड और गोलियत। डेविड और गोलियत की कहानी हम सभी जानते हैं। एक राक्षस था जो गांव के बच्चों को डराता, धमकाता और परेशान करता था। एक दिन 17 साल का एक गरड़िया अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। भाई बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता है। तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं सकते। बाकी सब इतिहास है, हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ। डेविड ने गुलेल से ही राक्षस को मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हमारा नज़रिया इस बात को तय करता है कि हम हार को किस तरह देखते हैं। सकारात्मक सोच वालों के लिए हार सफलता के लिए एक सीढ़ी हो सकती है, तो नकारात्मक सोच वालों के लिए यह रास्ते की बाधा हो सकती है। अच्छी संस्थाओं की पहचान तनख्वाहों और काम के हालात से नहीं मापी जाती, बल्कि उनकी पहचान तो एहसास, नज़रिया और आपसी संबंधों से मापी जाती है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इस बात के 2 मुमकिन मतलब हो सकते हैं। क्या वे यह कह रहे हैं कि उन्हें काम करना नहीं आता, या वे काम करना नहीं चाहते। अगर उन्हें यह काम करना नहीं आता तब तो उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वे यह कहते हैं कि काम करना नहीं चाहते तो यह उनके नज़रिए का मुद्दा हो सकता है, यानी वे परवाह नहीं करते, या यह वसूलों का मुद्दा हो सकता है, यानी वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। संपूर्णता का रास्ता। मैं संपूर्णता की सोच में यकीन करता हूँ। हम सिर्फ एक हाथ या पैर नहीं हैं, बल्कि पूरे एक इंसान है। पूरा आदमी काम पर जाता है और वही पूरा आदमी लौटकर घर आता है। हम घर की परेशानियों और मुश्किलें दफ्तर में और दफ्तर की मुश्किलें घर में ले आते हैं। जब हम घर की मुश्किलें दफ्तर में ले जाते हैं तब क्या होता है, हमारा तनाव बढ़ जाता है और काम की क्षमता कम हो जाती है। उसी तरह दफ्तर और समाज की मुश्किलों का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। इसमें से किसी एक मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ एक समझदार व्यक्ति के रूप में सोच विचार करें। इसे पारिवारिक जिंदगी या अपने काम या अपनी सरकार या अपनी दुनिया पर लागू करके देखें। यह सही, साफ और ठोस साबित होगी। हमारा नजरिया तय करने वाले कारक। क्या हम नजरिया लेकर पैदा होते हैं या यह उम्र के साथ विकसित होता है? वे कौन से कारक हैं जो हमारा नजरिया बनाते हैं? अगर अपने माहौल की वजह से जिंदगी के प्रति आपका नजरिया नकारात्मक है तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? हमारे नजरिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी कच्ची उम्र के दौरान ही रूप ले लेता है। मुख्य रूप से ये 3 कारक हमारे नजरिए को तय करते हैं। 1. माहौल यानी इन्वायरमेंट। 2. तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस। 3. शिक्षा यानी एजुकेशन। हमें इन 3 नजरिए को 3 ईज कह सकते हैं। आइए अब अलग अलग इन तीनों पर नजर डालें। 1. माहौल। माहौल नीचे लिखी बातों से बनता है। घर, सकारात्मक या नकारात्मक असर। स्कूल, साथियों का दबाव। दफ्तर, मदद करने वाले या ज़्यादा मीन मैक निकालने वाले या आलोचक सुपरवाइजर। मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, मैगजीन, रेडियो, फिल्में। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और आस्थाएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ये सारे माहौल मिलकर एक तहजीब बनाते हैं। चाहे घर हो या दफ्तर हो या देश हो, हर किसी की अपनी तहजीब होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ का सेल्समैन अदब वाला होता है और वहाँ का सुपरवाइजर और मैनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं, लेकिन जब आप दूसरी दुकान पर जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ हर कोई बड़ा रूखा और बदतमीज है। आप किसी के घर जाते हैं
तो वहाँ बच्चों और उनके माँ बाप सभी को अच्छा व्यवहार वाला, तमीज वाला और ख्याल रखने वाला पाते हैं। जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते ही पाते हैं। जिस देश की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, मददगार और कानून का पालन करने वाला होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वाले की कार्यक्षमता गिर जाती है। किसी भी जगह तहजीब ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल बनाया है। घटिया माहौल में अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना भी मुश्किल है। जहां कानून का न होना ही कानून बन जाता है, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। क्या यही वह समय नहीं है जब हमें जानना और परखना चाहिए कि हम किस माहौल में हैं, या हमने अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा माहौल बनाया है। 2. तजुर्बा। जिंदगी में लोगों से और हालत से जैसा हमारा अनुभव होता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा अनुभव अच्छा होता है तो उसके प्रति हमारा नजरिया भी अच्छा होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। 3. शिक्षा। मैं सिर्फ अक्षर के ज्ञान या डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जब ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वह बुद्धिमत्ता में बदल जाता है और कामयाबी एक तरह से पक्की हो जाती है। मैं शिक्षा की बात एक विस्तृत अर्थ में कर रहा हूँ। इसमें शिक्षक यानी शिक्षा देने वाले की भूमिका बड़ी ही अहम होती है। शिक्षक का असर अनंत है, इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। हम सूचनाओं के समुद्र में तो डूब रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें न केवल रोजी रोटी कमाना सिखाए, बल्कि हमें जीना भी सिखाए। सकारात्मक नजरिए के लोगों की पहचान कैसे करें। जिस तरह से खराब सेहत न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं है, उसी तरह किसी व्यक्ति में नकारात्मकता न होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि वह सकारात्मक है। अच्छे नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में ऐसी खूबियां होती है कि जिनसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। वे विनम्र, धैर्यवान, आत्मविश्वासी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को खुद से और दूसरों से बड़ी उम्मीदें रहती है। ये हमेशा अच्छे नतीजे की ही उम्मीद करते हैं। अच्छा नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर मौसम में फलने वाले फल की तरह होता है, जिसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे। ये फायदे कई हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जो चीज आसानी से देखी जा सकती है वह आसानी से छूट भी जाती है। अच्छे नजरिए के कुछ फायदे ये हैं। उत्पादकता बढ़ाता है, मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है, मुश्किलें सुलझाता है, क्वालिटी को बेहतर बनाता है, भाईचारे का माहौल बनाता है, वफादार बनाता है, मुनाफा बढ़ाता है, मालिक, कर्मचारी और खरीदारों के बीच अच्छे व बेहतर रिश्ते बनाने की प्रेरणा देता है, तनाव कम करता है, व्यक्ति को समाज में योगदान देने वाला बनाता है और वह देश के लिए महत्वपूर्ण पूंजी बन जाता है। एक अच्छी शख्सियत का निर्माण करता है। घटिया नजरिए के नतीजे। हमारी जिंदगी एक बड़ी बाधा दौड़ की तरह है और घटिया नजरिया होने से हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। घटिया नजरिए वाले लोगों के लिए नौकरी, शादी, दोस्ती या रिश्तों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उनका नजरिया कड़वाहट, नाराजगी, बिना मकसद की जिंदगी, खराब सेहत, खुद तथा दूसरों के लिए तनाव के रास्ते पर ले जाता है। ऐसे लोग घर और दफ्तर में घटिया माहौल बनाते हैं और समाज के लिए एक बोझ बन जाते हैं। ये लोग अपने घटिया व्यवहार को न सिर्फ अपने आसपास रहने वाले लोगों बल्कि आने वाली पीढ़ी तक फैलाते हैं। अपने घटिया नजरिए का एहसास हो जाने पर भी हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? इंसानी फितरत आमतौर पर बदलाव का विरोध करती है। बदलाव तकलीफदेह होता है, चाहे इसका असर अच्छा हो या बुरा। बदलाव तनाव भरा हो सकता है। कभी कभी अपने गलत या बुरे नजरिए को हम इतना आरामदेह महसूस करते हैं कि हमारे अच्छे के लिए हो रहे बदलाव को भी हम कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जिसने कई साल अपनी सजा काल कोठरी में काटी। रिहा होने पर उसे खुले आसमान के नीचे सूरज की रोशनी में लाया गया। उस आदमी ने चारों तरफ देखा और वहां अपनी पाई हुई नई आज़ादी में उसने खुद को तकलीफ में महसूस किया और उसने फिर से अपनी काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की।
उसके लिए आज़ादी और खुली दुनिया के बदलाव के बजाय काल कोठरी, हथकड़ी और अंधेरा ही सुरक्षा और आराम देने वाला था। अच्छा नजरिया बनाने के उपाय। बचपन में जो भी नजरिया हम बनाते हैं वह पूरी जिंदगी साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह बेहद आसान और बढ़िया होगा कि कच्ची उम्र के दौरान ही हम सही नजरिया अपनाएं। तो क्या इसका यह मतलब है कि अगर कभी जानबूझकर या गलती से हम नकारात्मक और बुरा नजरिया अपना लेते हैं तो उससे बंधे ही रहेंगे? जाहिर है बिल्कुल नहीं। तो क्या हम बदल सकते हैं? हाँ। क्या यह आसान होगा? बिल्कुल नहीं। आप कैसे एक अच्छा नजरिया बनाकर उसे कायम रख सकते हैं? अच्छा नजरिया बनाने वाले वसूलों को जानें, अच्छा बनने की इच्छा रखें, उन वसूलों का पालन करने के लिए निष्ठा और अनुशासन को अपनाएं। वातावरण, शिक्षा और तजुर्बे के बावजूद एक समझदार इंसान होने के नाते हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। जिंदगी में कभी न कभी हमें जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। हम खुद को दोषी मानने के बजाय हर व्यक्ति और हर चीज को दोषी ठहराते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद तय करें। समझदार इंसान होने के नाते यह जरूरी है कि हम अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करें। गलत नजरिए वाले लोग अपनी नाकामयाबी के लिए पूरी दुनिया, अपने माँ बाप, गुरु, जीवन साथी, अर्थव्यवस्था और सरकार को दोषी ठहराते हैं। आपको अपने अतीत से दूर हटना होगा। अपने बीते हुए कल की धूल झाड़कर सही रुख अपनाएं। अपने सपनों को बटोरिए और आगे बढ़िए। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई जैसी सही चीजों की सोच हमारे दिमाग को अच्छी सोच के दायरे में ले जाती है। अगर हम सही नजरिया बनाकर उसे कायम रखना चाहते हैं तो हमें नीचे लिखे कदमों को ध्यान से अमल में लाने की जरूरत है। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हमें एक अच्छा खोजी बनने की जरूरत है। जीवन में हमें सही या अच्छाई पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए हम किसी व्यक्ति या हालात में कमियों को देखने की बजाय उनकी सही चीज़ों और अच्छाइयों को देखना शुरू करें। हम अपने स्वभाव के कारण दूसरों में कमियां व गलतियां ढूंढने के इतने आदी हो जाते हैं कि उसकी सही तस्वीर भूल जाते हैं। गलतियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी गलतियां ढूंढने से नहीं चुकेंगे। ज्यादातर लोग जिस चीज की तलाश कर रहे होते हैं वह पा भी लेते हैं। अगर वे दोस्ती, खुशियां या अच्छाई की तलाश कर रहे होते हैं तो वही उन्हें मिल भी जाती है। अगर वे झगड़ा या महत्वहीनता ढूंढते हैं तो वही उन्हें मिलता है। सावधान, अच्छाइयों को तलाश करने का मतलब यह नहीं है कि गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। सोने की तलाश में। स्कॉटलैंड का एक युवक एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आया और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन वह अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री का मालिक बन गया। एक समय ऐसा था जब 43 करोड़पति कार्नेगी के लिए काम करते थे। 50-60 साल पहले $1 मिलियन बहुत सा पैसा होता था। आज भी यह बहुत सा पैसा है। किसी ने उनसे पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तब कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना सोने की खुदाई करने जैसी ही है। जब आप 1 तोले सोने के लिए खुदाई करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है। लेकिन जब आप खुदाई के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी की तलाश में नहीं बल्कि सोने की तलाश में जाते हैं। आपकी नज़र किस पर है? सोने की खुदाई करने वाले जैसा बने। अगर आप लोगों और चीज़ों में गलतियां ढूंढेंगे तो ये बहुत मिल जाएंगे। आप क्या तलाश कर रहे हैं? एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक अहम संदेश छिपा है। हर व्यक्ति और हर हालात में कुछ न कुछ तो अच्छा जरूर होता ही है। कभी कभी अच्छा पाने के लिए काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि यह साफ दिखाई न पड़ रहा हो। लोगों और हालात में गलतियां तलाशने की हमें इतनी आदत हो जाती है कि क्या ठीक है यह देखना ही भूल जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। याद रखें, जब आप सोने की खोज में जाते हैं तो आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है 1 तोला सोना पाने के लिए। जब आप खोज में निकलते हैं तो मिट्टी की नहीं बल्कि सोने की खोज में निकलते हैं। गलत नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग हर बात में नुक्स निकालते ही हैं। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि आप किस तरफ हैं, वे हमेशा दूसरी तरफ ही रहेंगे। नुक्स निकालने को ही उन्होंने अपना करियर बना लिया है। वे व्यावसायिक आलोचक हैं। वे ऐसे नुक्स निकालते हैं मानो कोई कंपटीशन चल रहा हो और उसमें उन्हें इनाम जीतना है। वे हर एक आदमी हर एक हालात में कोई न कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। घर, परिवार या दफ्तर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग हर जगह दूसरों के नुक्स ही निकालते रहते हैं और सबसे कहते हैं कि हर चीज़ का कितना बुरा हाल है और अपनी मुसीबतों के लिए सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे आदमी के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूस लेने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग किसी कैफेटेरिया में जाएंगे और इस बहाने से 20 कप
चाय या कॉफ़ी और सिगरेट पीकर दिल बहलाएंगे कि वे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके वे खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा तनाव ही पैदा करते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुलटन ने भाप से चलने वाली नाव की खोज की। हडसन नदी के किनारे वह अपनी नई खोज का प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज लोग भी इस खोज को देखने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि यह नाव तो कभी चलेगी ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वह नाव चल पड़ी और जैसे ही वह नदी में आगे बढ़ना शुरू हुई तो जो लोग कहते थे कि नाव चलेगी ही नहीं, वही निराशावादी लोग चिल्लाने लगे कि अब यह नाव कभी रुकेगी ही नहीं। यह भी क्या नजरिया है। कुछ लोग हमेशा कमियों की तलाश में रहते हैं। एक शिकारी था, उसने एक चिड़िया मारने वाला कुत्ता खरीदा जो दुनिया में अपनी तरह का अकेला था, क्योंकि वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। यह करिश्मा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा। शिकारी ने अपने एक दोस्त को बत्तख के शिकार पर बुलाया। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ बत्तखों को मार गिराया। शिकारी के कहने पर कुत्ता सारे दिन पानी पर दौड़ दौड़ कर बत्तखों को लाता रहा। मालिक को अपने आश्चर्यजनक कुत्ते की तारीफ की उम्मीद थी, लेकिन उस दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा। जब वे घर वापस लौट रहे थे तो उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने मेरे कुत्ते में कुछ अनोखी बात देखी? दोस्त ने जवाब दिया, जरूर, मैंने कुछ अनोखी बात महसूस की। तुम्हारा कुत्ता पानी में तैर नहीं सकता। कुछ लोग सिर्फ गलत पहलू को ही देखते हैं। निराशावादी लोग कौन होता है? मुसीबतों के बारे में बात न करें तो वे नाखुश होते हैं। खुशी की हालात में भी ये बुरा ही महसूस करते हैं, इसी डर से कि न जाने कल क्या हो। अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय वे कंप्लेन काउंटर पर ही गुजार देते हैं। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। जिंदगी के आईने में दरारें ढूंढने में लगे रहते हैं। यह सुनने के बाद कि बिस्तर पर ज़्यादातर लोग मरते हैं, ये बिस्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं। अपनी सेहत का मजा नहीं ले सकते क्योंकि ये सोचते हैं कि शायद कल बीमार हो जाएंगे। सिर्फ बदतर हालत की उम्मीद ही नहीं करते, बल्कि जो कुछ भी होता है उसे भी बदतर बना देते हैं। ये आम को नहीं, गुठली को देखते हैं। ये यकीन करते हैं कि सूरज सिर्फ परछाइयाँ बनाने के लिए ही चमकता है। अपनी खुशियों को भूलकर सिर्फ मुसीबतों को ही गिनते हैं। ये विश्वास करते हैं कि कड़ी मेहनत किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि चांस क्यों लिया जाए। आशावादी कौन है, इसका वर्णन नीचे अच्छी तरह से किया गया है। इतना मजबूत बने कि कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जिस किसी से भी मिले अच्छी सेहत, खुशी और तरक्की की बात करें। सभी दोस्तों को यह एहसास कराएं कि उनमें भी खूबियां हैं। हर चीज़ के अच्छे पहलू को ही देखें, सिर्फ बढ़िया नज़रिया के बारे में सोचें। सबसे बढ़िया के लिए ही काम करें और सबसे बढ़िया की उम्मीद करें। जितने की आप अपनी कामयाबी के लिए होते हैं, दूसरों की कामयाबी के लिए उतने ही उत्साहित बने। पुरानी गलतियों को भूल कर आने वाली उपलब्धियों की ओर बढ़ें। सबसे मुस्कुराकर मिलें। अपने को बेहतर बनाने के लिए इतना ज़्यादा वक्त दें कि आपके पास दूसरों की बुराई करने की वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने कि चिंता न सताए और इतने उदार बने कि गुस्सा न आए। दूसरा कदम, हर काम तुरंत करने की आदत डालें। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी काम में टाल मटोल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने भी ऐसा किया है और बाद में मैं पछताया भी हूँ। टाल मटोली की आदत घटिया रवैये को बढ़ावा देती है। इंसान को इतनी थकान काम करने की मेहनत से नहीं होती जितनी कि टाल मटोली की आदत से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली और हौसला देती है, जबकि आधा अधूरा काम आपकी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर आप सही नज़रिया बनाना चाहते हैं और उससे कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना सीखिए और काम को तुरंत करने की आदत डालिए। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ कर न सका हार कर। जेम्स अल्बरी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। यह तो वैसी ही बात है कि छोटा बच्चा कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यह कहूँगा, वह करूँगा और बड़ा खुश हो जाऊंगा। और जब वह बड़ा हो जाता है तब कहता है कि मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके
यह कर लूँगा, वह कर लूँगा और फिर खुश हो जाऊँगा। और जब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो कहता है कि जब मुझे पहली नौकरी मिलेगी तब मैं यह करूँगा, वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। और जब उसे पहली नौकरी भी मिल जाती है तब वह कहता है कि शादी करने के बाद यह करूँगा, वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। जब शादी भी हो गई तो वह कहता है कि जब उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब मैं यह करूँगा, वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के बाद वह कहता है कि रिटायर होने के बाद मैं यह करूँगा, वह करूँगा और खुश हो जाऊँगा। और जब वह रिटायर हो जाता है तब वह क्या देखता है? वह देखता है कि ज़िंदगी तो उसकी आंखों के सामने से यूं ही गुजर गई। कुछ लोग अपनी टाल मटोली की आदत को खूबसूरत लफ्ज़ों की आड़ में छिपाते हैं, यह कहकर कि मैं तो अभी इस पर बारीकी से सोच रहा हूँ। 6 महीने सोचने के बाद वे भी कहते हैं तो अभी भी बारीकी से सोचने के काम में मैं लगा। वे यह नहीं समझते कि वे एक ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब ना होंगे। फिर टाल मटोली की आदत वालों में दूसरे तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। 1 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं और 6 महीने बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। और इस तरह वे नहीं समझ पाते हैं कि वे बहानाबाजी की बीमारी के शिकार हैं और वे बहाने ही बनाते रह जाते हैं। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस फिलॉसफी में यकीन करते हैं। बस हमें एक ही मौका मिलता है इस खेल का जिसे ज़िंदगी कहते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और दांवों पर लगी होती है आने वाली पीढ़ियाँ। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं, इसका जवाब है कि हम इसी दौर में हैं और यहीं हैं। आइए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका मतलब नहीं है कि हमें आगे के लिए योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ज़रूरत है और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या आप मानते हैं? अगर आप सही नज़रिया अपनाना चाहते हैं तो इस कहावत को सीख लें, तुरंत काम करो और टाल मटोली की आदत छोड़ दें। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उदासी से भरे शब्द ये हैं, यह हो सकता था, मुझे करना चाहिए था, मैं कर सकता था, काश मैं कर लेता, काश मैंने थोड़ी और कोशिश की होती। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे विजेता टाल मटोल करना तो चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। जब लोग कहते हैं मैं यह काम किसी दिन कर लूँगा तो इसका यह साफ मतलब होता है कि यह काम कभी नहीं होगा। कुछ लोग घर से निकलने से पहले इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब सब बत्तियां हरी होगी। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा और काम की शुरुआत करने से पहले ही वे हार चुके होंगे। यह बेहद अफसोस की बात है। टाल मटोली की आदत छोड़ें। क्या यही वह समय नहीं है जब हम टालने की आदत को छोड़ दें? तीसरा कदम, एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। अपनी नियामतों को गिने, मुश्किलों को नहीं। गुलाब की खुशबू का लुत्फ उठाने का वक्त निकालिए। आमतौर पर हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से कोई अंधा या अपाहिज हो गया लेकिन मुआवजे के तौर पर उसे लाखों डॉलर मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ज़्यादा नहीं। हमारे पास जो नहीं है उसका रोना रोने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि जो है उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जब मैं आपकी मुश्किलों की नहीं बल्कि नियामतों के लिए शुक्रगुजार होने की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यह नहीं कि आप जिस हाल में हैं उसी हाल में संतुष्ट रहें। अगर आपने मेरी बात का मतलब आत्मसंतुष्टि निकाला है तो मैं अपनी बात को न समझा पाने के लिए दोषी हूँ और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। मनपसंद मतलब निकालने की आदत की मिसाल देने के लिए मैं आपको उस डॉक्टर की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसे शराबियों के बीच भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वह वहाँ एक प्रदर्शन करना चाहता था जिसे देखकर लोग समझ जाएं कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इसके लिए उसने शीशे के 2 जार लिए, एक में साफ पानी भरा था, दूसरे में शराब। उसने एक केचुआ साफ पानी के जार में डाला, वह आराम से उसमें तैरता हुआ ऊपर आ गया। दूसरा केचुआ उसने शराब के जार में डाला और देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने वह टुकड़े टुकड़े हो गए। वह इस बात और इस उदाहरण से साबित करना चाहता था कि शराब हमारे शरीर के अंदर ऐसे ही नुकसान पहुंचाती है। उसने उन शराबियों से पूछा, इससे हमें क्या सबक मिलता है? तभी पीछे से एक आदमी बोला कि अगर आप शराब पिएंगे तो आपके पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या यही संदेह
संदेश वह डॉक्टर देना चाहता था? नहीं, हरगिज नहीं। इसे ही मनपसंद का मतलब निकालना कहते हैं, यानी हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं और वह नहीं जो कहा जा रहा है। हमारी बहुत सी नियामतें छिपी हुई खजानों की तरह होती है, इसलिए अपनी नियामतों को गिने, मुश्किलों को नहीं। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। आइए हम कुछ गलतफहमियों को अपने रास्ते से हटाएं। यह आम विश्वास की बात है कि शिक्षा पाने की जगह स्कूल और कॉलेज ही समझे जाते हैं। मैं कई देशों में अपने सेमिनार के दौरान लोगों से यह पूछता हूँ कि क्या हम सचमुच अपनी शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में पाते हैं। आमतौर पर सबकी राय एक सी थी, कुछ तो शिक्षा पाते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं। स्कूल कॉलेजों में हमें ढेरों जानकारियां मिलती है। मुझे गलत न समझें, पढ़ा लिखा होने के लिए हमें जानकारी तो चाहिए, लेकिन हमें शिक्षा का सही मतलब समझने की जरूरत है। बौद्धिक शिक्षा जहां आपके दिमाग पर असर करती है, वहीं मूल्यों पर आधारित शिक्षा आपके दिल पर। असलियत में जो शिक्षा दिल पर असर न डाले वह नुकसानदेह हो सकती है। अगर हम परिवार, दफ्तर और समाज को चरित्रवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मूल्य और नैतिक शिक्षा का कम से कम एक स्तर हासिल करना होगा। जो शिक्षा ईमानदारी, दया, साहस, इरादा और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी और बेहद जरूरी खूबियों को बढ़ाती और बनाती है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ज्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की ज्यादा जरूरत है। मैं तो इस बात पर जोर दूंगा कि एक ज्यादा पढ़े लिखे लेकिन नैतिक शिक्षाहीन व्यक्ति के मुकाबले नैतिक शिक्षा वाला व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता पाने में ज्यादा काबिल होगा। चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों की शिक्षा कच्ची उम्र के साथ आती है, क्योंकि बच्चा इन शिक्षाओं के साथ पैदा नहीं होता। मूल्यहीन शिक्षा, सही शिक्षा दिलो दिमाग दोनों पर असर डालती है। एक अनपढ़ चोर मालगाड़ी से माल चुरा कर ले जाएगा, जबकि एक पढ़ा लिखा चोर पूरी मालगाड़ी ही चुरा कर ले जाएगा। विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। स्टीवन मूलर, प्रेसिडेंट, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। हमारी कोशिश ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ ग्रेड पाने के लिए। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीकों को सीखें। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। शिक्षित होने का मतलब यह नहीं कि फैसले भी सही ही हो। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। वह अनपढ़ था, इसलिए उसने कभी अखबार नहीं पढ़ा था। ऊंचा सुनाई देने की वजह से उसने कभी रेडियो भी नहीं सुना था। उसकी आंखें कमजोर थी, इसलिए उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था, लेकिन वह ढेरों समोसे बड़े उत्साह से बेचा करता था। उसकी बिक्री और ज्यादा मुनाफा दिनों दिन इतना बढ़ता गया कि परिणाम स्वरूप उसे ज्यादा सामान और बड़ा चूल्हा खरीदना पड़ा। जब उसका व्यापार दिन दोगुना बढ़ रहा था, तब उसका बेटा, जिसने हाल ही में कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी की थी, अपने बाप के साथ काम में जुट गया। उन्हीं दिनों एक अजीब घटना घटी। बेटे ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या व्यापार में आने वाली मंदी के बारे में आपको जानकारी है? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे इस बारे में बताओ। बेटे ने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय हालात बेहद खराब है और राष्ट्र के हालात तो उससे भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज पढ़ चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो भी सुनता है, इसलिए उसे सब जानकारी है। उसकी सलाह को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। इसलिए अगले ही दिन से पिता ने समोसों के कच्चे सामान की खरीद कम कर दी, दुकान का बोर्ड भी हटा दिया। काम में उसका उत्साह भी कम होता चला गया। जल्दी ही उसकी दुकान पर ग्राहकों का आना कम होता चला गया और उसकी बिक्री भी गिरने लगी। तब बाप ने बेटे से कहा, तुम ठीक थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समय से पहले ही आगाह कर दिया था। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? 1, बहुत बार हम अक्लमंदी और सही फैसले में फर्क नहीं कर पाते। 2, एक इंसान अक्लमंद तो हो सकता है, लेकिन उसके फैसले गलत हो सकते हैं। 3, अपने सलाहकारों को ध्यान से चुनिए और अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। 4, औपचारिक शिक्षा होने या ना होने पर भी कोई व्यक्ति सफल हो सकता है और होगा भी
अगर उनमें ये 5 खूबियां हों: चरित्र, कमिटमेंट, दृढ़ विश्वास, विनम्रता, हौसला या साहस। 5, बड़े अफसोस की बात तो यह है कि बहुत से ऐसे चलते फिरते इनसाइक्लोपीडिया है जो नाकामयाबी की जिंदा मिसाल है। किसी चीज को जल्दी सीख लेने का नाम अक्लमंदी है। काबिलियत वह खूबी है जो शिक्षा को इस्तेमाल करना सिखाती है। जब हमें शिक्षा को इस्तेमाल करने की काबिलियत और इच्छा दोनों होती है तो उसे ही सामर्थ्य कहते हैं। इच्छा ही वह नजरिया है जो हुनरमंद को सामर्थ्यवान बनाती है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ हो जाती है। यूनिवर्सिटी की पहली जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। विंस्टन चर्चिल। शिक्षित, तब मैं शिक्षित किसे कहूं? पहले वे जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे वे जो अपनी खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं जो इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से 1-2 नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी है, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। सुकरात। थोड़े में कहें तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर उनमें अक्लमंदी और बेवकूफ़ी, अच्छे और बुरे, सौम्यता और अश्लीलता के बीच चुनाव करने की काबिलियत है तो उनके पास अक्षर की डिग्रियों हो या न हो, वे ही सही मायने में शिक्षित हैं। विशेषज्ञ वही होता है जो सारे जवाब जानता है अगर आप सही सवाल पूछें। बहुमुखी शिक्षा क्या है? कुछ जानवरों ने जंगल में स्कूल शुरू करने का फैसला लिया। स्टूडेंट में शामिल थे एक कुत्ता, एक मछली, एक चिड़िया, एक खरगोश, एक गिलहरी और कम दिमाग वाली एक ईल। एक बोर्ड बनाया गया। बहुमुखी शिक्षा देने के ख्याल से बोर्ड ने फैसला किया कि स्कूल में उड़ने, पेड़ पर चढ़ने, तैरने और जमीन में बिल बनाने की शिक्षा सिलेबस में शामिल होगी ताकि सभी को बहुमुखी शिक्षा दी जा सके और सभी जानवरों को सभी विषय कंपलसरी थे। चिड़िया उड़ान भरने में तो फर्स्ट आई, पर जब बिल बनाने की बात आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ती रही और फैल रही। जल्दी ही पंख टूटने की वजह से चिड़िया उड़ने में भी नाकामयाब रही। वहीं पेड़ पर चढ़ना और तैरना उसके लिए दूर की बात थी। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में फर्स्ट आई, पर तैरने में फेल रही। मछली तैराकी में रही। चूंकि वह पानी से बाहर नहीं आ सकती थी, इसलिए बाकी हर चीज में फेल हो गई। कुत्ते ने स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया और टैक्स देना बंद कर दिया और भौंकने को सिलेबस में शामिल करवाने के लिए मैनेजमेंट से झगड़ने लगा। बिल खोदने में खरगोश फर्स्ट रहा, लेकिन पेड़ पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश के दौरान वह सिर के बल गिरता रहा और उसके सिर में जबरदस्त चोटें आई, जिसकी वजह से जल्दी ही वह बिल खोदने में भी नाकामयाब होने लगा। दिमागी तौर पर कमजोर ईल ने हर काम को आधे अधूरे ढंग से किया। वह अपनी क्लास में फर्स्ट आई। स्कूल का बोर्ड बेहद खुश था क्योंकि सभी स्टूडेंट बहुमुखी शिक्षा पा रहे थे। स्टूडेंट का अपनी खास खूबियों और काबिलियत को खोए बगैर जिंदगी के लिए तैयार रहना ही सही मायनों में बहुमुखी शिक्षा है। कुदरत ने हर इंसान को कोई न कोई खूबी दी है। हमिंग बर्ड गुंजन करने वाली एक छोटी सी चिड़िया होती है का वजन 1 तोले के बराबर होता है। अपने इसी कम वजन की वजह से यह चिड़िया अपने पंखों को 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है, जो सोचने में भी कितना कठिन लगता है। यह ऊंची उड़ान, हवा में तैरना और छलांगे लगाने जैसे काम तो नहीं कर सकती, लेकिन फूलों पर मंडराते हुए ही उनका रस ले लेती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी पक्षी है, लगभग 300 पाउंड के, और अपने वजन के कारण वह उड़ नहीं सकता। हालांकि इसकी टांगें इतनी मजबूत होती है कि प्रति घंटा 50 मील की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट के लंबे लंबे कदम भर सकता है।
अज्ञानता, जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरह का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अज्ञानता कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता के साथ भविष्य बनाने की बात सोचना बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञानता को ही इकट्ठा करते रहते हैं और उसे शिक्षा समझने की भूल करते हैं। अज्ञानता कोई आनंदमय चीज नहीं है, यह तो एक मुसीबत, दुख, गरीबी और बीमारी है। अगर अज्ञानता आनंदमय की बात होती तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं है। अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। बुद्धिमत्ता अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचनाओं के युग में रह रहे हैं। अनुमान है कि जानकारियां हर साल दोगुनी होती चली जा रही है। जब जानकारियां इतनी आसानी से उपलब्ध हों तो अज्ञानता को दूर भगाना आसान होता है। दुख की बात यह है कि सबसे बड़ी चीज को छोड़कर हमें सब कुछ सिखाया जा रहा है। हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, मगर जो दिमागी शिक्षा किस काम की जिसमें इंसानियत की कीमत न हो। स्कूल तो ज्ञान के झरने हैं, जहां कुछ छात्र अपनी प्यास बुझाते हैं तो कुछ एक दो घूंट ही पीते हैं और कुछ तो सिर्फ कुल्ला ही करते हैं। व्यवहारिक बुद्धि के बगैर शिक्षा और ज्ञान का महत्व कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज को उसके सही रूप में देखने और उसे जैसा किया जाना चाहिए उस रूप में करने की काबिलियत को ही व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ पैदा होते हैं, छूना, स्वाद लेना, देखना, सूंघना और सुनना। लेकिन कामयाब लोगों के पास एक छठी ज्ञानेंद्रिय भी होती है जिसे व्यवहारिक ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी बुद्धि को और तेज करें। जॉन नाम का एक लकड़हारा 5 साल से एक कंपनी के लिए काम कर रहा था। इन सालों में उसकी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ी थी। उधर एक नए लकड़हारे बिल की 1 साल के अंदर ही तरक्की हो गई। यह बात सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगा और बात करने के लिए वह अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक ने जवाब दिया, तुम आज भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितने आज से 5 साल पहले काटा करते थे। हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं। अगर तुम्हारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाए तो हमें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने में भी खुशी होगी। जॉन वापस चला गया और पेड़ों की कटाई करने में खूब मेहनत से देर तक जुटा रहता। उसके बावजूद भी वह ज्यादा पेड़ नहीं काट पाया। निराश होकर एक दिन उसने अपनी परेशानी मालिक को बताई। मालिक ने जॉन को बिल के पास जाने की सलाह दी और कहा, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो जो हमें और तुम्हें मालूम ना हो। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। बिल ने बताया कि हर पेड़ को काटने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए रुकता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुम बताओ कि तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? बिल के इसी सवाल ने जॉन की आंखें खोल दी और उसको अपना जवाब मिल गया। मेरा सवाल यह है कि आपने आखिरी बार कब अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की थी? बीते हुए कल का गौरव और शिक्षा से काम नहीं चलता। हमें अपने ज्ञान की धार को लगातार तेज करते रहना पड़ेगा। अपने दिमाग को खुराक दें। जिस तरह हमारे शरीर को रोजाना अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी रोजाना अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में मुख्य लफ्ज अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम सड़ा गला खाना खाएं और अपने दिमाग को घटिया विचारों से भर लें तो शारीरिक और दिमागी दोनों तौर पर हम बीमार हो जाएंगे। अपने सही रास्ते पर चलते रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सही और अच्छी सोच की खुराक दें। लगातार प्रैक्टिस और प्रदर्शन के जरिए हम उन वसूलों को समझ सकते हैं जो इंसान को कामयाब बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम बास्केटबॉल खेलना सीखते हैं। ज्ञान एक शक्ति है। हम रोजाना सुनते हैं कि ज्ञान एक शक्ति है, जबकि असलियत में यह बात सही नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनाने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन 2 लोगों में क्या फर्क है जिनमें से एक को तो पढ़ना जानता ही नहीं और दूसरा पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। सीखना तो खाना खाने की तरह है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाते हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप उसमें से कितना बचा सकते हैं। जानकारी छिपी हुई शक्ति है
तो बुद्धिमत्ता सच्ची शक्ति है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। यह सिर्फ ग्रेड या डिग्री की बात नहीं है, बल्कि यह है शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, सुनना, समझना, सीखने की इच्छा होना। हमारा दिमाग हमारी मसल्स की तरह उतना ज्यादा या कम सिकुड़ता या फैलता है जितना हम उससे व्यायाम करवाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। डेरेक बॉक। लगातार अच्छी शिक्षा से अच्छी सोच को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा एक भंडार है। अच्छी सोच वाले लोग उन एथलीट की तरह होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस से अपने अंदर ताकत का एक भंडार सा बना लेते हैं जो कंपटीशन के समय उनके काम आती है। बिना प्रैक्टिस के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे। इसी तरह से अच्छी सोच वाले लोग हर दिन दिमाग को लगातार सही और ताकतवर बातों की खुराक देते हैं और इससे अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक भंडार सा बना लेते हैं। वे समझते हैं कि हम सब का सामना बुराई से होगा और अगर हमारे पास अच्छे नजरिए का भंडार होगा तो हम उससे उबर पाएंगे, नहीं तो बुरी सोच हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। अच्छी सोच वाले बेवकूफ नहीं होते हैं, न ही वे जिंदगी में आंखों पर पट्टी बांधकर चलते हैं। ये ऐसे विजेता होते हैं जो अपनी कमजोरियों को तो जानते हैं लेकिन अपना ध्यान अपनी ताकत पर रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ हारने वाले अपनी ताकत को जानते हुए भी अपनी कमजोरियों पर ही फोकस रखते हैं। 5वां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान वह नजरिया है जिसके द्वारा हम खुद को महसूस करते हैं। जब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तब हम बेहतर काम करते हैं और घर और दफ्तर में लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर महसूस करने और व्यवहार करने में सीधा संबंध है, क्योंकि हम किसी चीज या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कैसे करें? अगर आप जल्द से जल्द अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहते हैं तो इसका एक सबसे तेज तरीका यह है कि उन लोगों के लिए कुछ करो जो बदले में आपको धन दौलत या कुछ नहीं दे सकते। कुछ साल पहले मैंने जेल में कैदियों को नजरिया और स्वाभिमान सिखाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। कुछ ही हफ्तों में मैंने वहां उतना कुछ सीखा जितना सालों में नहीं सीख सका था। मेरा प्रोग्राम 2 हफ्ते अटेंड करने के बाद एक कैदी ने मुझे रोककर पूछा, शिव, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने बताया कि मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से छूटने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि मेरे इस प्रोग्राम से उसे क्या फायदा हुआ। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने बताया कि अब वह अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। मैंने कहा, अच्छा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे ठीक से बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में क्या बदलाव आया है। मेरा मानना है कि एक इंसान तब तक कुछ नहीं सीखता जब तक उसके व्यवहार में बदलाव न आए। उसने बताया कि जब से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से वह रोजाना बाइबिल पढ़ता है। तब मैंने पूछा कि बाइबिल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा है। उसने बताया कि वह अब अपने और दूसरों के बारे में अच्छा महसूस करता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जेल से रिहा होने के बाद तुम क्या करोगे। उसने बताया कि रिहा होने के बाद वह समाज का एक जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने उससे दूसरी बार वही सवाल पूछा और मुझे जवाब भी पहले जैसा ही मिला। जब मैंने वही सवाल तीसरी बार पूछा कि तुम जेल से निकलने के बाद क्या करोगे, यकीनन मैं कुछ और ही जवाब खोज रहा था। इस बार उसने गुस्से से कहा कि मैं समाज का जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे पहले और इस जवाब में आए फर्क को बताया। पहले उसने कहा था कि मैं बनने की कोशिश करूंगा और इस बार उसने कहा कि मैं बनूंगा। फर्क कोशिश लफ्ज का है। उसने कोशिश लफ्ज से छुटकारा पा लिया। यही अक्ल की बात थी। किसी काम को या तो हम करते हैं या नहीं करते हैं। कोशिश लफ्ज उसके दोबारा जेल जाने के दरवाजे खुले ही रखता है। दूसरा कैदी जो हमारी बातें सुन रहा था उसने पूछा, शिव, तुम्हें इस काम से क्या पैसे मिलते हैं। मैंने उससे कहा कि जो खुशी और एहसास मुझे अभी मिले हैं वे पूरी दुनिया की दौलत से भी बढ़कर हैं। तब उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आते हैं। मैंने कहा, मैं तो यहाँ अपने स्वार्थ के लिए ही आया हूँ और मेरा स्वार्थ का कारण है इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना। इस तरह का स्वार्थ अच्छा होता है। थोड़े में कहें तो आप समाज को जैसा देते हैं वैसा ही उससे पाते हैं। कई बार तो जितना आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा ही पाते हैं। लेकिन आप समाज को कुछ देते समय उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखें। एक और कैदी ने कहा, कोई जो भी कहे वह उसकी मर्जी। जब लोग नशा करते हैं तो इससे आपको क्या मतलब।
आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, तब भी तुम जो कह रहे हो उसे मैं समझौता करके मान लूंगा कि इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझे इस बात की गारंटी दो कि नशा करने वाला जब भी गाड़ी चलाएगा और दुर्घटना होगी तो वह सिर्फ पेड़ के साथ ही एक्सीडेंट करेगा, तब मैं समझौता कर लूंगा। लेकिन अगर तुम गारंटी नहीं दे सकते कि जब वे नशा करेंगे और दुर्घटना होगी तो तुम और तुम्हारे बच्चे या मैं और मेरे बच्चे पहिए के नीचे दबकर नहीं मरेंगे, तो बेहतर होगा कि तुम विश्वास करो कि यह मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं नशेबाज को सड़क से दूर रखूं। इस एक कहावत ने यह मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं वही करूंगा, हमें फायदे की बजाय नुकसान ही ज्यादा पहुंचाया है। लोग भाव को नजरअंदाज करते हुए उसका वह मतलब निकालते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। ऐसे लोगों ने इसका मतलब स्वार्थ निकाला है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कहावत का यह भाव नहीं होगा। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हम समाज से अलग नहीं रहते। जो आप कहते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और जो मैं करता हूं उसका असर आप पर भी पड़ता है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें एहसास करना चाहिए कि हम सब इस धरती के भागीदार हैं और हमें जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, लेने वाले और देने वाले। लेने वाले खूब खाते हैं और देने वाले चैन की नींद सोते हैं। देने वालों में ऊंचे स्वाभिमान का भाव होता है, उनका नजरिया अच्छा होता है और वे समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब उन टूटपुंजियों नेताओं से नहीं है जो समाज सेवा की आड़ में अपना मतलब साधते हैं। इंसान होने के नाते हमें पाने और लेने की जरूरत होती है, फिर भी ऊंचे स्वाभिमान से भरे एक अच्छे शख्स को सिर्फ लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी जरूरत होती है। एक आदमी अपनी नई कार की सफाई कर रहा था। जब उसके पड़ोसी ने पूछा कि यह कार तुम कब लाए, उसने जवाब दिया, यह कार मेरे भाई ने मुझे दी है। इस पर पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। फिर उस कार वाले ने कहा, तुम्हें यह ख्वाहिश करनी चाहिए कि काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उन दोनों की बात सुन रही थी। बीच में ही उसने कहा कि काश मैं ऐसा भाई होती। कितने कमाल की बात है। छठा कदम, बुरे असर से दूर रहें। आज के नौजवान बड़ों के व्यवहार और मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। उन पर अपने साथियों का भी दबाव रहता है। साथियों का दबाव आज सिर्फ नौजवानों पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी पड़ता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में न कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत होती है। ये बुरे असर क्या है? एक, घटिया सोच वाले लोग। चील का एक अंडा एक मुर्गी के घोंसले में रखा गया था। समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से चील निकला। खुद को चूजा मानते हुए पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता। वह कूड़े में से खाने के दाने ढूंढता, मुर्गी की तरह बांग देता और हर काम उसी की तरह करता। वह कभी भी थोड़ी सी ऊंचाई से ज्यादा उड़ नहीं पाता क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। उसने एक दिन आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वह सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक तेज तर्रार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका और इस बात को सच मानकर उस चील के बच्चे ने जो मुर्गी की तरह पला दोबारा नहीं सोचा। वह एक मुर्गे की तरह सारा जीवन जिया और मरा भी वैसे ही। अपनी समझ और दूर की न सोचने के अभाव से उसने खुद को अपनी पैदाइशी गुणों से महरूम रखा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। यही बात ज्यादातर लोगों पर लागू होती है। जिंदगी की बदकिस्मती के बारे में बताते हुए ओलिवर वेंडल होम्स कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने दिलों में कुछ करने की चाह लिए ही मर जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर आप चील की तरह आसमान से में ऊंचे उड़ना चाहते हैं तो आपको चील के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहते हैं तो आप उन जैसे ही बनेंगे। अगर आप सोच विचार करने वाले के बीच रहेंगे तो आप भी उनमें से एक बनेंगे। अगर आप दानियों की संगत में रहेंगे तो आप भी उन जैसे बनेंगे। अगर आप शिकायत करने वाले
की संगत में रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे। जब भी कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो घटिया लोग उन पर वार करते हैं और उनको नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। जब आप इन घटिया लोगों से नहीं उलझते तब जीत आपकी होती है। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई आप पर वार करे तब आप उसके वार को रोकने की बजाय वहां से हट जाएं। क्यों? वार को रोकने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, क्यों न उस ताकत को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह घटिया लोगों से उलझने के लिए उनके स्तर तक आना पड़ता है। यही वे चाहते हैं, क्योंकि जब आप उनमें से एक हो गए हैं। घटिया सोच वाले लोगों को अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखें कि एक इंसान का चरित्र सिर्फ इस बात से नहीं जाहिर होता कि वह कैसी संगत में रहता है, बल्कि इस बात से भी कि वह कैसी संगत से दूर रहता है। 2. सिगरेट, चरस, गांजा और शराब। मेरे शराब न पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। लेडी एस्टर। शराब आदमी की हिचकिचाहट को खत्म कर उसे तमाशा बना देती है। अपने सफर के दौरान मैंने पाया कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त गुजारने का तरीका बन गया है। अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको ऐसे देखते हैं मानो कहीं कुछ गलत है। उनका आदर्श है कि अगर आपको स्कॉच अच्छी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर एक बैंकर उनसे पूछे कि आपकी लिक्विड एसेट क्या है तो वे स्कॉच की 2 बोतल ले आएंगे। आज सिगरेट और शराब पीना शानो शौकत की चीज बन गई है। इन सब की शुरुआत पहली बार से होती है। अगर आप किसी से पूछें कि वे शराब या सिगरेट क्यों पीते हैं तो वे ढेरों वजह गिना देंगे, जैसे खुशी मनाने के लिए, पर्व त्योहार मनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, मुसीबतों को भूलने के लिए, तजुर्बों करने के लिए, रौब डालने के लिए, फैशन के तौर पर, मेल मिलाप के लिए, आदि आदि। लोग अपने साथियों के दबाव का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। मुझे उन बातों पर हैरत होती है जो लोग अपनी गलत बात मनवाने के लिए कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, थोड़ी सी सफर के लिए, या एक जाम मेरी सेहत के नाम। किसी अनजान कवि की यह कविता एक शराब पीने वाले की दुविधा को दर्शाती है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है, मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की कीमत जिंदगी से देनी पड़ती है। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग आवर किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि सभी अस्पतालों में भर्ती होने वाले लगभग आधे लोग शराब या उसके कारणों के शिकार होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल की 1989 की एक रिपोर्ट एक्सीडेंट फैक्ट्स एडिशन में बताया गया कि हर 60 सेकंड में एक आदमी शराब के कारण दुर्घटना का शिकार होता है। 3. अभद्र और अश्लील साहित्य। अभद्र साहित्य औरतों, बच्चों को इंसान के स्तर से गिरा देने के अलावा और कुछ नहीं है। अभद्र साहित्य के दुष्परिणाम ये हैं: औरतों को इंसान के स्तर से गिराना, बच्चों को शिकार बनाना, घरेलू जिंदगी में दरार पैदा करना, सेक्स संबंधी अत्याचारों को बढ़ाना, नैतिक और आदर्श मूल्यों का मजाक बनाना, व्यक्तियों, परिवारों और समाजों को बर्बाद करना। अमेरिका में हर 46 सेकंड में एक महिला से बलात्कार होता है। नेशनल विक्टिम सेंटर क्राइम विक्टिम रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर 1992। डॉक्टर विलियम मार्शल के अनुसार 46% बलात्कारियों ने माना है कि वे अश्लील साहित्य के आदी थे। इसके साथ 57% लोगों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने सेक्स अपराध करने में अश्लील दृश्यों की नकल की थी। नेशनल कॉलिशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज एनुअल रिपोर्ट 1995। यह देखकर दुख होता है कि लोग कितना नीचे गिर जाते हैं जो पैसे कमाने के लिए अश्लील साहित्य का व्यापार करते हैं, और उन घटिया लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो इसे खरीदते हैं। 4. घटिया फिल्में और टेलीविजन प्रोग्राम। आज के बच्चे अपने नजरिए और संस्कार कहीं और से ज्यादा फिल्मों और टेलीविजन से सीखते हैं। जेरी जॉनसन की किताब इट्स किलिंग आवर किड्स के अनुसार ऐसा अनुमान है कि यूनाइटेड स्टेट में जब एक बच्चा हाई स्कूल पास करता है तब तक वह टेलीविजन पर 20,000 घंटे के प्रोग्राम देख चुका होता है, जिसमें 15,000 हत्याएं की घटनाएं और शराब से संबंधित लगभग 1 लाख विज्ञापन शामिल होते हैं। वे इस बात का प्रचार करते हैं कि शराब पीना एक मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और चरस गांजे का तो जमाना है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि क्राइम रेट
इतना ज्यादा है। प्रतिदिन आने वाले सीरियल शादी से पहले और शादीशुदा जीवन में नाजायज संबंधों को बहुत शान से दिखाते हैं। यह कोई हैरत की बात नहीं है कि रिश्तों में कमिटमेंट कम होता जा रहा है और तलाक दर बढ़ रही है। आसानी से प्रभावित होने वाले दर्शक अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड और स्तर वही बना लेते हैं जो मीडिया के जरिए देखते और सुनते हैं। चाहे कोई भी हो, हम सब अलग अलग स्तर पर इनसे प्रभावित होते हैं। 5. अपशब्द। अपशब्द का इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि हम खुद पर अनुशासन और काबू नहीं रख सकते। 6. रॉक म्यूजिक। कुछ हिट गाने की लाइनें बहुत अश्लील हैं। ऐसे गीतों को सुनने और देखने से हमारे अवचेतन पर असर पड़ता है। 7वां कदम। जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखें। हमें पसंद आए या न आए, कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, हो सकता है कि कुछ काम मजाक या खेल ना होकर तकलीफ दे हो, लेकिन अगर हम अपने काम को चाहना सीख लें तो नामुमकिन मुमकिन बन सकता है। जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी। 8वां कदम। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। दिन की शुरुआत कोई अच्छा विचार पढ़ने या सुनने से करें। रात में अच्छी नींद आने पर हम तरोताजा महसूस करते हैं और जिससे हमारा अवचेतन मन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। यह हमें दिन भर के लिए सही लय देता है और हर एक दिन को अच्छा दिन बनाने के लिए हमारी सोच को सही ढांचे में ढाल देता है। बदलाव लाने के लिए हमें अचेत होकर अच्छी सोच और सद्व्यवहार को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाने की लगातार कोशिश करना और कमिटेड रहना होगा। यह कोशिश तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक अच्छी सोच और व्यवहार हमारी आदत न बन जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो यह काम तुरंत और उत्साह से शुरू कर देना चाहिए। विजेता और पराजित में अंतर। विजेता हमेशा एक समाधान का हिस्सा होता है, पराजित हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। विजेता के पास हमेशा कुछ करने का एक प्रोग्राम रहता है, पराजित के पास कुछ न करने का बहाना। विजेता कहता है मैं आपके लिए कर देता हूँ, पराजित का कहना है कि यह मेरा काम नहीं है। विजेता के पास समाधान है हर समस्या के लिए, पराजित के पास समस्या है हर समाधान के लिए। विजेता कहता है यह काम मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है, पराजित कहता है यह काम मुमकिन हो सकता है लेकिन बेहद मुश्किल है। गलती करने पर विजेता कहता है मैं गलत था, पराजित गलती करने पर कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी। विजेता कमिटमेंट करता है, पराजित केवल वादा करता है। विजेता के पास कामयाबी के सपने होते हैं, पराजित के पास सिर्फ स्कीम्स होते हैं। विजेता कहता है मुझे कुछ करना चाहिए, पराजित कहता है कुछ होना चाहिए। विजेता टीम का हिस्सा होता है, पराजित टीम के हिस्से करता है। विजेता उपलब्धियों को देखता है, पराजित तकलीफों को देखता है। विजेता देखता है कि क्या संभव है, पराजित देखता है कि क्या असंभव है। विजेता हर किसी की जीत में विश्वास रखता है, पराजित विश्वास रखता है कि उसे जीतने के लिए किसी को हारना होगा। विजेता आने वाले कल को देखता है, पराजित बीते हुए कल को देखता है। विजेता थर्मोस्टेट जैसा होता है, पराजित थर्मामीटर जैसा होता है। विजेता सोचकर बोलता है, पराजित बोलकर सोचता है। विजेता नम्रता के साथ अपनी ठोस दलीलें पेश करता है, पराजित कड़े शब्दों में कमजोर दलीलें पेश करता है। विजेता अपने वसूलों पर टिका रहता है और छोटी मोटी बातों पर समझौता कर लेता है, पराजित छोटी मोटी बातों पर अड़ा रहता है और अपने वसूलों पर समझौता कर लेता है। विजेता सहानुभूति के इस विचार में विश्वास करता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुमसे न करें। पराजित इस विचार में विश्वास करता है कि दूसरों के कुछ करने से पहले आप ही उसे कुछ कर दो। विजेता करके दिखाता है, पराजित कुछ होने का इंतजार करता है। विजेता प्लान बनाकर जीत की तैयारी करता है, इसमें सबसे अहम लफ्ज है तैयारी। विजेता बने आवश्यक कदम। पहले बताए गए 8 कदमों के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त करना चाहूंगा। 1. अच्छा खोजी बने। 2. हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। 3. एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। 4. लगातार सीखते रहने की आदत डालें।
5. अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें. 6. बुरे असर से दूर रहें. 7. जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखें. 8. अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें. अध्याय 2. सफलता. काम